नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूं और आज आपकी एक बहुत ही उपयोगी मुलाकात करवाने जा रही हूं अस्थि रोग विशेषज्ञ जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर सर्जन हैं हमारे नागपुर के, और उनके बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अनुभव हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें आज बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। और जैसा कि हमारा पूरा शरीर हड्डियों से बना है और हड्डियों की जो समस्या है वो हर एज में कुछ न कुछ चलती ही रहती है, तो चलिए आज हम इसका समाधान करेंगे हमारे डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर ऋषिकेश राउत जी, आपका आज का जो हमारी इंटरव्यू और हमारी जो बातचीत हो रही है इसमें बहुत सारे हमारे प्रश्न हैं और हमें पूरी आशा है कि आप थोड़ा उसका समाधान हमें ज़रूर देंगे। तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट भी हैं, साथ में वो ट्रॉमा सर्जन हैं और यहाँ नागपुर के विवेका हॉस्पिटल से वो संबद्ध है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अब डॉक्टर से ही पूछना चाहेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋषिकेश राउत, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रॉमा सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ विवेका हॉस्पिटल नागपुर में। जी, आशा करता हूँ कि मैं आज आपको ऑर्थोपेडिक संबंधित जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दे पाऊँगा। और मैडम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके हम प्रॉपर आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर। तो मेरा पहला तो प्रश्न ये रहेगा डॉक्टर कि देखिए, जैसे हार्ट की कुछ समस्या रहती है तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे हार्ट कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं है, तो हम चले जाते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं। जब हमको लगता है कि किडनी हमारी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, तो किडनी टेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, मुझे थोड़ा ये पूछना है कि यदि हड्डियां हमारी ठीक ठाक हैं कि नहीं, इसके लिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं? यूजुअली जब से हमारा जन्म होता है तब से जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है जी, हमारे शरीर में पहले तो कैल्शियम डिपॉजिट होता है जिसके कारण हमारी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है। जी, कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में, जैसे 30 से 35 साल की आयु में हमारा बोन मिनरल डेंसिटी काफ़ी अच्छा होता है। दैट इज़ अवर पीक बोन मास। ओके, है ना। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में से कैल्शियम निकलता है, बाकी मिनरल्स निकलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सब सारे जो मिनरल्स होते हैं हड्डियों में होते हैं जी, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉस ज़्यादा होता है जी, उसके कारण हमें हमारे शरीर में जी, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अच्छा, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के पहले देयर इज समथिंग नोन एज ऑस्टियोपिनिया। अच्छा, तो ऑस्टियोपिनिया पहले होगा, फिर धीरे धीरे हम तब भी ध्यान नहीं देते जी, तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। अच्छा, इसके ऐसे स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। ओके, पर अगर इसकी जांच करनी है तो बोन मिनरल डेंसिटी का जांच कर सकते हैं। अच्छा, तो बोन मिनरल डेंसिटी का, बोन स्कैन का जांच करने से हमें पता चलता है कि वो हमारी हड्डियाँ मजबूत है कि नहीं है। जी। तो डॉक्टर, जैसे कि एक सर्टन एज में, जैसे बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं, पर जब एक टीनेजर जब बच्चा होने लग जाता है, वो जिम में जाने लगता है, इधर उधर जाने लगता है, और वो जिम में जाएगा तो वो कुछ भी एक्सरसाइज कर लेता है, भारी एक्सरसाइज या बहुत पीछे पीठ को जिसमें ज़्यादा जोर लगता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंटली वो प्रॉब्लम जो नहीं है वो आ जाती है। पर यदि उसने बोन डेंसिटी, यानी आप जो टेस्ट बोल रहे हैं, वो यदि कर लिया रहता तो शायद उसको अपने बारे में पता होता कि मैं ये एक्सरसाइज करूं या ना करूं। ऐसा कुछ है? मैडम, यूजुअली बोन डेंसिटी टेस्ट का यंग पेशेंट से मैंने यंग पेशेंट का यूजुअली बोन डेंसिटी अच्छा ही रहता है। अच्छा, ये यूजुअली जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होता है, खासकर उन महिलाओं में जिनका मासिक माहवारी बंद हो गया। अच्छा, यानी आफ्टर मेनोपॉज जी, फीमेल्स में ज़्यादा एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण अच्छा, ज़्यादा बोन लॉस होता है और उनकी बोन्स ब्रिटल होती है। यानी आफ्टर मेनोपॉज ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ओके, यंग पेशेंट के लिए यूजुअली जी, एक मिनट, सॉरी,
यंग पेशेंट्स के लिए यूजुअली क्या है ना, बोन मेरो डेंसिटी का उतना कोई रोल नहीं है, अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। यंग पेशेंट्स के लिए उतना रोल नहीं है। ओके, ये बेसिकली इन लोगों को अफेक्ट अच्छा, करता है, अच्छा फीमेल्स को। जी। तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कैल्शियम है, बोला जाता भी कैल्शियम लो, B12 लो, D3 लो, ऐसे सब चीज़ें बताई जाती है, लेकिन ये कितने प्रमाण में लेना चाहिए, किस एज से लेना चाहिए और कब लेना बंद करना चाहिए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ऐसा क्या है ना कि जो यूजुअली फीमेल्स रहती है उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। मेनोपॉजल में, मेनोपॉज के बाद वो रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी जी। और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है गट में से, जी, उसके लिए विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। अच्छा, विटामिन D3 के बगैर आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए वो आपके गट में से एब्जॉर्ब नहीं होगा। जी, तो इसीलिए कैल्शियम intake should always be supplemented with vitamin D3 intake also। ओके, तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 भी लेना है अच्छा, ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके। ओके, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 500 मिलीग्राम का टैबलेट अच्छा, इज मोर देन सफिशिएंट वंस अ डे। अच्छा, पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जी जैसे प्रेगनेंसी में कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1 ग्राम जी लेना चाहिए। जी जी, आफ्टर मेनोपॉज ऑल्सो 1 ग्राम, आइडियली इट इज 1500 मिलीग्राम पर डे तक बढ़ता है। जी, पर 1 ग्राम वी टेक विथ सप्लीमेंटेशन, दैट इज 1 ग्राम का अपन टैबलेट लेंगे, और बचा हुआ जो 500 मिलीग्राम है हाँ, वो आपके आहार में से, दूध है, पनीर है, जी, आपके आहार में से जी, बचा हुआ 500 मिलीग्राम जी, कंप्लीट होगा। तो ऐसा टोटल 1500 मिलीग्राम आफ्टर मेनोपॉज इन ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। डॉक्टर, यहाँ ये तो बात हो गई महिलाओं की, लेकिन मैं यहाँ पर पुरुषों की भी बात करना चाहूँगी, और जो मतलब यंग लड़के हैं, कॉलेज के लड़के हैं, और ये सभी यानी जेंट्स भी इसमें आना चाहिए, तो उनके लिए भी बताइए। यूजुअली पुरुषों को कैल्शियम का डिफिशियंसी नहीं होता है, अच्छा, उनको काफ़ी दिनों तक ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। ओके, आफ्टर एंड्रोपॉज, यानी हाँ, जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता जी, है जी, वैसा ही हाँ, पुरुषों में एंड्रोपॉज होता है अच्छा, एट क्वाइट हाई एज, 75-80 प्लस एज में अच्छा, होता है। इतनी ज़्यादा एज हाँ, में, ओके ओके, उसके बाद उन लोगों को हाँ, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जो कैल्शियम है वो पुरुषों को लेने की जरूरत है कि नॉर्मल डाइटरी कैल्शियम इंटेक से इज मोर देन इनफ फॉर मेल्स। अच्छा, उनके लिए ये सब नहीं लिया तो भी चलता है। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि कई बार क्या होता है कि जैसे यदि मान लीजिए जेंट्स भी एक एज के बाद जब उनको लेना पड़ता है, और लेडीज़ को भी, तो क्या होता है कि उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आप ले, वो लेना शुरू कर देते हैं, और उनको नहीं पता रहता कि कब बंद करना है। जब उनका ब्लड टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी बंद कर दो बोल देते हैं, और फिर वो जब बंद कर दें तो कब तक बंद करें, यानी सारी कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर करिए। नहीं, आपको डाइटरी कैल्शियम आपके खुद की सलाह, खुद के अनुसार नहीं लेना है, आपको योग्य डॉक्टर की सलाह लेके कैल्शियम शुरू करना है। अच्छा, और बीच बीच में आपको कैल्शियम बंद करना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कैल्शियम इंटेक नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही आपको, जैसे फ्रैक्चर हुआ है किसी को, तो उसमें कैल्शियम इंटेक लेना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना है। नहीं लेना है। अच्छा डॉक्टर, दूसरा मैं ये पूछना चाहती थी कि ऐसा कुछ है क्या कि बोन डेंसिटी इस एज वालों की ये होना चाहिए, इस एज वालों की ये, ऐसे अलग अलग कुछ है? मैडम, जो बोन डेंसिटी स्कैन होता है उसमें 2 स्कोर्स होते हैं, T स्कोर एंड Z स्कोर। जी, वो स्कोर्स इस पे आधारित होते हैं कि आपका बोन डेंसिटी आपके सेम एज ग्रुप वालों के कंपैरिजन में कितना है। अच्छा, और आपका बोन डेंसिटी आप यानी एक आइडियल पॉपुलेशन जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके साथ में कितना अच्छा, ये है। अच्छा, तो इन स्कोर्स के ऊपर आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है, अच्छा, और उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो ऐसा आपको लगता है कि जैसे आजकल जिम का बहुत ज़्यादा फैड हो गया, सभी लोग जाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि जब जिम विम में जाते हैं तो कुछ बोन डेंसिटी वगैरह पता जिम का और बोन डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर आप जिम जा रहे हो तो यू मे गेट अ मसल पुल,
ओके। है ना। हाँ। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से हाँ। कैल्शियम का डिपोजिशन हड्डियों में बेटर होता है। अच्छा। यानी एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। अच्छा। पर अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं हाँ। तो नॉर्मल एक्सरसाइज इटसेल्फ इज अ स्टिमुलस अच्छा, फॉर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। ओके तो ओके। नॉर्मल एक्सरसाइज करने से वो हड्डियों में कैल्शियम और बेटर तरीके से अच्छा, डिपॉजिट यानी कि वो करना चाहिए सबने। बिल्कुल, वेरी जिम गुड। करना हाँ, चाहिए। वही यानी कई बार लगता है ना कि कहीं उल्टे सीधे होते, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हड्डियों की? नहीं, अच्छा अच्छा। अगर आप यानी ज्यादा मसल उल्टा डेवलप होंगे तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप ज्यादा जी। एक्सरसाइज कर रहे हैं या आड़ा जी। तिरछा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जी। मसल स्प्रेन हो सकता है। जी जी। आपका मसल टीयर तक हो सकता है। अगर अच्छा। बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं या जी। बहुत ही हाँ। एबनॉर्मल कुछ गड़बड़ होगी तो जी। आपको मसल में टीयर भी हो सकता है। ओके ओके। पर जिम से बोन्स का कुछ नहीं, तकलीफ? बोन्स में डेंसिटी बढ़े, यानी बाय एक्सरसाइजिंग ओके। योर बोन में मिनरल डेंसिटी विल इंक्रीज। मतलब सर ऐसा है, एक्सरसाइज इज गुड थिंग फॉर बोन्स। बोन्स। ओके सर, यानी सभी ने एक्सरसाइज भी करनी बिल्कुल। चाहिए और वॉकिंग और ये सब और स्ट्रेचिंग वगैरह। बिल्कुल, जी, हाफ एन आवर का एक्सरसाइज जी। इज मस्ट फॉर एवरीवन। ओके। एक्सरसाइज करने से जी। ज़्यादा बेटर है। जी जी। सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो थोड़ा सा बताइए। क्योंकि यानी वो लोगों को ऐसा होता है कि पेन तो होता ही रहता है, लेकिन जैसे वो झुकते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें उनको बड़ा दर्द होता, तो लिखने का काम नहीं कर पाते। कई बार उनका ऐसा हो जाता है कि उनका राइट हैंड जो है उससे जब वो कोई सामान उठाने लगते हैं, यानी कुछ छोटी सी थाली यानी प्लेट भी उठाते हैं कुछ रख के, तो वो बोलते हैं कि उनका तो बिल्कुल हाथ दुखने लग जाता है। तो इसका कुछ आप समझाएंगे? अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मैक्सिमम लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम रहता ही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है जी। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि मैक्सिमम लोग अभी मोबाइल यूज़ करते हैं। सी हमारे जो गर्दन के मनके हैं, जो जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन्स बोलते हैं, उनके नीचे से एक राइट साइड के लिए एक लेफ्ट साइड के लिए नर्व्स निकलेंगी। और जब ये बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, इम्प्रॉपर पोजीशन, जैसे हम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, और स्कूल में जो डेस्क होते हैं वो भी स्लोपिंग नहीं होते हैं। जी। अगर वो स्लोपिंग नहीं है, अगर वो फ्लैट है, जैसे ये टेबल फ्लैट है, अच्छा, तो इसमें अपने गर्दन को हमेशा अपने को फ्लेक्स करके देखना है। तो इनके कारण अपने को सर्वाइकल प्रॉब्लम बढ़ती है। अच्छा। इवन मोबाइल, इफ यू वांट टू सी मोबाइल, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ योर राइट साइड। अच्छा, है ना। ऐसा मोबाइल देखने से और बहुत ज़्यादा हर समय अपन झुके हुए रहते हैं, तो जो जॉइंट हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो जॉइंट का ज़्यादा वियर एंड टियर होगा। वो वियर एंड टियर होगा तो डिजनरेशन बढ़ेगा, डिजनरेशन बढ़ेगा तो सर ये बहुत काम की बात बताई, क्योंकि आजकल स्कूल के बच्चों से लेके तो सभी लोग ऐसे दिन भर ये ऐसे झुक के देखते रहते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज ergonomics फॉर कंप्यूटर यूजर्स। तो जो लोग स्पेशली कंप्यूटर पे काम करते हैं, काफी देर तक काम करते हैं, जी जी, उन लोगों के लिए ergonomics फॉर कंप्यूटर यूजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है ना, उसमें अगर आपका एक स्क्रीन है तो ये स्क्रीन की पहली लाइन से लेके, आपका स्क्रीन का हाइट एडजस्टेड रहना चाहिए, स्क्रीन की पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, ओनली बाय चेंजिंग योर आई का डायरेक्शन। आपको गर्दन ऊपर नीचे करनी नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा। सिर्फ आंखों से देखेंगे आप सीधा तो फर्स्ट लाइन, सिर्फ आंखों से नीचे देखेंगे तो लास्ट। ओके ओके ओके। यू शुड बी एबल टू डू दैट, सो योर हाइट शुड बी एडजस्टेड। आपका जो कीबोर्ड है वो ऐसा ऊपर नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी इन नीचे, कीबोर्ड का जो ट्रे रहता है उसमें रहना चाहिए। अच्छा। दूसरा, आपका चेयर में बैक रेस्ट और हैंड रेस्ट रहने चाहिए। योर हैंड शुड बी रेस्टिंग ऑन हैंड रेस्ट, सो दैट आपको मैक्सिमम लोग जो हमारे पास जो लोग आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जो बहुत देर आईटी सेक्टर में कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो लोग शोल्डर के पेन के लिए आते हैं। मैक्सिमम लोगों को ट्रेपेजियस में पेन होता है। ट्रेपेजियस में इसलिए पेन होता है क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर ergonomics। तो जब आपका कीबोर्ड अगर ऊपर है तो आपकी ट्रेपेजियस इज ऑलवेज वर्किंग, क्योंकि ग्रेविटी आपके हाथ को नीचे खींच रही है। अच्छा। ट्रेपेजियस मसल आपके हाथ को ऊपर खींच रही है। तो जब आप एज सुन एज यू कीप योर हैंड्स ऑन आर्मरेस्ट, ग्रेविटी इज नो मोर एक्टिंग ऑन योर शोल्डर्स, सो योर ट्रेपेजियस मसल इज गेटिंग सम रेस्ट। ट्रेपेजियस मसल को आराम मिल रहे हैं और आप इस लेवल पे आराम से
टाइपिंग भी कर पाएंगे करेक्ट। और आपको ग्रेविटी से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको गर्दन और ये जो बाजू वाला पेन जी, है जी। वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, और इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। अर्गोनॉमिक्स फॉर कंप्यूटर यूजर्स का काफ़ी बड़ा चार्ट होता है एक। हाँ, वो चीज़ें अगर फॉलो करते हैं अच्छा अच्छा, तो गर्दन के दर्द में काफ़ी कमी आती है। जी जी, ऑब्वियसली अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो ही विल रिक्वायर मेडिकेशन, ही विल रिक्वायर सर्वाइकल एक्सरसाइजेस करेक्ट, एंड ही विल आल्सो रिक्वायर सम फिजियोथेरेपी। जी, पर बेसिकली जिन लोगों को ऑक्यूपेशन के कारण गर्दन में दर्द है, हाँ, उन लोगों को डेली लिविंग में बदलाव लाने हैं, वर्क कल्चर में बदलाव लाने हैं, ताकि हाँ हाँ, यानी एक तो बैठने की कुर्सी कुर्सी से और लेके कीबोर्ड रखने का बराबर होना, और ये इस पर जो हाइट जो है आपकी, एडजस्टमेंट जो है वो सब बराबर जी जी जी। तो जैसे आईपैड वगैरर देखते हैं बच्चे बहुत, इवन आप आईपैड या मोबाइल देख रहे हैं तो यू शुड वॉच इट लाइक दिस। पहली बात तो आपने मोबाइल पे कोई लॉन्ग टर्म वीडियोस, लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस जैसे मूवीज, लोग बहुत सारे लोग बहुत मूवी देखते हैं, हाँ 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसा काम नहीं देखना है। जी जी जी, 5-10 मिनट्स के लिए। पर फॉर दैट ऑल्सो इफ यू अगर आप कुछ देख ही रहे हैं हाँ, तो आपका ये आईसाइट के लेवल पे अगर मोबाइल रहता है तो आपको कम तकलीफ होगी ओके, एज कम्पेयर टू अगर आपका नीचे ऐसे, है। अगर आपका मोबाइल ऐसा है हाँ तो आपको इस एंगल में देखना है, हाँ हाँ, तो आपके सर गर्दन के मनके जो है वो फ्लेक्शन में है, करेक्ट करेक्ट, यानी आगे की तरफ झुके हुए हैं। जी जी, जबकि आप अगर ऐसा पकड़ते हैं तो आपका आईसाइट एकदम स्ट्रेट, हाँ मतलब अपना पोस्चर बराबर हो, सब बराबर। हाँ हाँ, और वो यानी आजकल आईटी वाले लोगों को ये सब बहुत ज़्यादा सभी तकलीफ को होता है इसीलिए हो रही है ये। दूसरा में ये अभी ये तो हमारे यंग लोगों की बात के लिए बहुत अच्छी बात, बच्चे और यंग के लिए हो गई। एक मैं एल्डरली लोगों के लिए भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 5-6 साल पहले तक काफ़ी सीधे चल रहे थे, लेकिन अब जैसे उनकी एज ज़्यादा हो गई, वो अबव 80 हैं, यानी 80-85 में चले गए, लेकिन उनका क्या हो गया है कि जो वर्टिब्राज हैं वो शायद आपस में चिपक गए हैं या क्या हुआ है, तो वो ना ऐसे झुक गए हैं, ऐसे झुक के चल रहे हैं। तो ये इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो? ये उम्र के साथ में जो हमारा स्पाइनल कहना कॉर्ड रहता है जी, उसमें जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। हाँ, डीजनरेटिव चेंजेस में एक बदलाव ये आता है जी, कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको लिगामेंटम फ्लेवम बोलते हैं, ओके, वो जाड़ी हो जाती है। अच्छा तो लिगामेंटम फ्लेवम का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, अच्छा जिसके कारण उसी जगह में उतनी ही जगह में स्पाइनल कॉर्ड को जगह नहीं होती है, अच्छा, एंड देयर इज समथिंग नोन एज लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस, जब वो कमर के मनकों में होता है। अच्छा, वही जब गर्दन के मनकों में होता है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस। तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट को पैरों में जाने वाली नसों के ऊपर दबाव रहने के कारण थोड़ा अंतर चलने से पैर भारी भारी लगते हैं, पैर उनकी पैरों में चींटी झुनझुनी लगती है, भारी भारी लगते हैं, उनको बैठना पड़ता है। अगर वो थोड़ी देर आराम करते हैं तो उनको थोड़ी देर आराम करने से अच्छा लगता है, फिर थोड़ा अंतर चल सकते हैं। इस चीज़ को हम क्लाउडिकेशन डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो ये पहले 1 किलोमीटर चल पाते हैं, कुछ दिन के बाद में 800 मीटर, फिर 500 मीटर, ऐसा डिस्टेंस कम क्लाउडिकेशन डिस्टेंस कम होते हुए 100 मीटर के अंदर आ जाता है। 50 मीटर चलने पे भी, और कुछ लोगों को थोड़े से कुछ कदम चलने पे भी दर्द होता है। जी, तो इन लोगों को पेशेंट को कुछ दिन के बाद में ध्यान आता है कि थोड़ा सामने झुक के चलने से दर्द कम होता है। ओके, तो अच्छा वो एडजस्ट करते हैं। जब आप सामने की तरफ फ्लेक्स हो जाते हो, जब आप सामने झुकते हो जी, तो आपके मनकों में थोड़ी सी जगह बढ़ जाती है, ओके, और एंड द पेन विच यू एक्सपीरियंस बाय वॉकिंग स्ट्रेट है ना, उससे कम दर्द होता है। अच्छा, इसीलिए जिनका उम्र ज़्यादा हो जाता है 75-80, वो थोड़ा सा सामने स्टूप होके चलते हैं, उससे उनको दर्द कम होता है। अच्छा, पर ये जिनका माइल्ड प्रॉब्लम है उन लोगों को इससे राहत मिल जाएगी या उन लोगों को इससे बेटर लगेगा। पर जिन लोगों को मॉडरेट या सीवियर प्रॉब्लम है, जिनका लंबर कैनाल स्टेनोसिस काफ़ी सीवियर है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी आपकी नसों के ऊपर दबाव है, जो 100 मीटर से कम, 50 मीटर से कम जिनका क्लाउडिकेशन डिस्टेंस हो गया है, उन लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, MRI कराना चाहिए, और इसका लंबर डिकम्प्रेशन नाम का सर्जरी होता है, वो भी प्रॉपर सर्जन के गाइडेंस में
आगे ज़रूरत है नहीं है उस हिसाब से आगे डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा सर, कई लोगों को वेरिकोज वेन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और उससे वो स्किन जैसे ज़्यादा तकलीफ़ के कारण काली पड़ जाती है, रात को उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, सोने में तकलीफ़ होने लग जाती है, बार बार उठना पड़ता है, पैरों को ठीक ये करना पड़ता है, तो इसका भी कुछ है क्या, मीन्स आप बता सकेंगे? वेरिकोज वेन्स जो होती है जी। वो जैसे अभी हमने लंबर कैनाल स्टेनोसिस जी। देखे थे, हाँ। उसमें जो चलने पे पैरों में दर्द होता है उसको न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन बोलते हैं। अच्छा। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है ना, जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स है और वो पूरी डायलेट हो जाती हैं। अच्छा। डायलेट हो जाती है और सुपरफिशियल वेनस सिस्टम और डीप वेनस सिस्टम के बीच में जो वॉल रहते हैं वो वॉल खराब होने के कारण ये डायलेट होती हैं। जी। तो वेरिकोज वेन इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड प्रॉब्लम्स इन इंडियन एडल्ट्स। ओके। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इनिशियली तो सर वेरिकोज क्या करना चाहिए कि वो ध्यान दें हम, मतलब क्या करें? इनिशियली जब आपको वेरिकोज वेन्स होते हैं और आपको वेन्स डायलेट होना शुरू होती हैं, अच्छा। तब आपने सर्जन को दिखाना है। अच्छा। ये सर्जन को दिखा के अभी आप सोनोग्राफी से कहाँ का परफोरेटर, इवन परफोरेटर्स कैन बी मार्क, अच्छा। कि कौन सा परफोरेटर डीप वेनस सिस्टम और सुपरफिशियल वेनस सिस्टम के बीच में का अच्छा। कौन सा वेनस वेन्स के बीच में जो वॉल है वो खराब हुए हैं और उस वॉल को आप अच्छा। पहले के ज़माने में सर्जरी होती थी, अभी उस वॉल को आप स्क्लेरोजेंट इंजेक्शन लेके भी बंद कर सकते हैं। ओके। तो वो यूएसजी गाइडेड अच्छा। वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, तो वो वॉल जो खराब था वहाँ से प्रॉब्लम बंद हो जाती है। अच्छा। तो प्रॉब्लम छोटी लेवल पे ही चले जाती है। ओके। पर जब वो निगलेक्ट होती है तो पहले वीनस स्टैसिस होता है, वेन्स डायलेटेड रहते हैं, वेन्स डायलेट होने के बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्किन का कलर चेंज होता है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वेन्स रप्चर होके वहाँ वीनस अल्सर होता है। और वेरिकोज वेन का वीनस अल्सर काफ़ी डिफिकल्टी देता है हील होने के लिए। दे आर वेरी 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 स्लो हीलिंग। यानी सर ये आपने अच्छा बताया, यानी जो लोगों को अभी ये प्रॉब्लम शुरू हुई है वो यदि सर्जन के पास यानी डॉक्टर के, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं तो उनको वेरिकोज वेन्स के लिए जनरल सर्जन को दिखाना, जनरल सर्जन के पास, जनरल सर्जन एंड वास्कुलर सर्जन आर देयर। ओके। दे विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। नाउअडेज इवन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो मैंने आपको बताया यूएसजी गाइडेड, आप जो जहाँ पे परफोरेटर गया हुआ है या जहाँ पे आपका वॉल खराब है वहाँ पे आप स्क्लेरोजेंट का इंजेक्शन दे सकते हैं। अच्छा। तो वो यूएसजी गाइडेड या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जी जैसी सलाह दे उस प्रकार से आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर सर जिनको ऑलरेडी हो गया है उनके लिए कोई है क्या उपचार? उनके लिए भी उपचार है काफ़ी, इवन जिनको वीनस अल्सर हो गया उसके लिए भी उपचार है। अच्छा। जिनका प्रॉब्लम बढ़ा रहेगा ऑब्वियसली उनका प्रॉब्लम घर पे सॉल्व नहीं होगा, दे हैव टू कम टू कंसल्ट डॉक्टर। ओके। उसका डिब्राइडमेंट्स होंगे, उसका है ना सर्जरी होगा एंड वीनस अल्सर को हीलिंग होने तक काफ़ी दिन लगेंगे पर ठीक हो जाएगा। जब ये इनिशियल स्टेजेस में रहेगा तो सिर्फ स्टॉकिंग्स, पैर ऊपर रखने से इन सब चीज़ों से काफ़ी आराम आता है। अच्छा सर, किसी को साइनोवाइटिस होता है, यानी जिसमें कि शायद आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि मतलब जो नी है वहाँ पर बहुत स्वेलिंग आ जाती है और वो स्वेलिंग में जब डॉक्टर को दिखाओ तो पता चलता है कि उसमें फ्लूइड आ गया है, तो फिर वो कुछ देते हैं मेडिसिन वगैरह और पूरा आराम करने को बोलते हैं। पर कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो फ्लूइड को निकालने की बात बोली जाती है, तो थोड़ा समझाइए कि यानी ये फ्लूइड निकालना क्या सही है? यदि निकाल लिया तो फिर उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है क्या? यानी कुछ नहीं मालूम है, आप बताइए। बिल्कुल। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो दो प्रकार के कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं और साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट, मल्टीपल ये जो हमारे फिंगर्स में जॉइंट्स है, दीज आर ऑल साइनोवियल जॉइंट्स। अच्छा। साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है ना, दो बोन्स के बीच में, जैसा ये आपका ऊपर का फीमर बोन है, नी बोन है, इसके बीच में आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन नाम की मेम्ब्रेन रहती है। ओके। जो नॉर्मली भी साइनोवियल फ्लूइड बना रही है। अच्छा। तो दिस बोनी एंड्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज और कार्टिलेज के आजू बाजू में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो नॉर्मली साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, which acts as a lubricant in the joint and which also provides nutrition to this cartilage, है ना। तो साइनोवियम अपना नॉर्मल ही रहता है। अच्छा। इट इज नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी साइनोवियल जॉइंट।
जब ये जॉइंट्स खराब होते हैं तो क्या होता है ना, अपने साइनोवियल मेम्ब्रेन का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। हाँ। उससे ज़्यादा जॉइंट फ्लूइड बनता है। ज़्यादा जॉइंट फ्लूइड बनने से कैप्सूल स्ट्रेच होती है। अच्छा। कैप्सूल स्ट्रेच होने से आपको जो पेन होता है वो कैप्सुलर स्ट्रेच का पेन रहता है। तो मैक्सिमम लोगों को जिनको एक्यूट साइनोवाइटिस होता है, जैसे अच्छा। बहुत सारे लोगों को वायरल फीवर के बाद में, डायरिया के बाद में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद या फिर में, कोई जोर से है ना? गिर अभी जाने चिकनगुनिया से, के बाद में बहुत सारे जी, लोगों जी। को चिकनगुनिया, या सर ऐसा है क्या कि कोई कभी गिर जाता है जोर से, गिर जाने और के बाद काफी में जो समय बाद- स्वेलिंग नहीं, गिर जाने के बाद में का जो स्वेलिंग आती है वो हिमाटोमा होता है। अच्छा। है ना? अगर कोई गिर गया और नी जॉइंट में कहीं कुछ क्रैक हो गया, एसीएल टूट गया, मेनिस्कस में इंजरी हो गई, तो धीरे 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 खून रिसता है, वो भी जॉइंट में जमा होता है। ओके। उसका भी पेन सेम कैप्सूल स्ट्रेच के कारण होता है। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ये नी जॉइंट का अगर मान लीजिए 5 ml 10 ml का कैपेसिटी, नॉर्मली 5 ml के आसपास का फ्लूइड होता है। अच्छा। 10 ml 20 ml 30 ml ऐसा अगर फ्लूइड इसमें जमा होगा, साइनोवियल फ्लूइड, जी। तो कैप्सूल विल स्ट्रेच, देयर इज नो स्पेस फॉर कैप्सूल टू एकोमोडेट दैट मच फ्लूइड। ओके। कैप्सूल वो जॉइंट का कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लूइड है, उतना फ्लूइड उसमें एकोमोडेट नहीं हो सकता है, तो कैप्सूल स्ट्रेच होगा। तो कैप्सूल में नर्व एंडिंग्स रहेगी, और वो नर्व एंडिंग्स को स्ट्रेच के कारण स्ट्रेच पेन होगा। अच्छा। तो जब ये अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस रहते हैं, तब आप वो जॉइंट फ्लूइड को एस्पिरेट कर सकते हैं, और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड और सिनवेस ऐसा आप इंजेक्शन ले सकते हैं। पर सर यदि मान लो किसी का मेडिसिन लेने से ही वो काफी कम होके करीब करीब हाँ, तो आपको पहले स्वेलिंग कम हो गई है, तो उसको वैसे ही रहने दिया जाए या कुछ और करना पड़ेगा? हाँ, जैसे देखिए क्या है ना, बहुत सारे लोगों को पोस्ट वायरल फीवर, जैसे पोस्ट चिकनगुनिया मान लीजिए किसी को रिएक्टिव आर्थराइटिस हुआ है, इसको रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। जब आपको पिछले 4 से 6 हफ्ते पहले बुखार आया था, या आपको 4 या 6 हफ्ते पहले वायरल डायरिया हुआ था, या आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, इन सब चीज़ों के बाद में आपको आपके कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट में थोड़ा बहुत फ्लूइड जमा हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिव आर्थराइटिस। अच्छा। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस अगर आप कोई मेडिसिन नहीं लेंगे तो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट दैट फ्लूइड विल बी रिजॉर्ब, और आपका फ्लूइड पूरा चले जाएगा और आपको कोई पेन नहीं होगा। अच्छा। तो आपको अलग कुछ नहीं करना है। ओके। हम नी एस्पिरेशन तभी करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, और इट इज़ बिकॉज ऑफ साइनोवाइटिस एंड अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो वी विल रिमूव सम फ्लूइड एंड विल गिव स्टेरॉइड इंजेक्शन, क्योंकि स्टेरॉइड से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लेमेशन कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होने से साइनोवियल फ्लूइड कम बनेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट। बट सर ये कोई ऐसे अलार्मिंग ये नहीं है ना सिचुएशन कि आगे कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों को आएगी, ऐसा नहीं है? हर किसी को जब से उसका जन्म हुआ है तब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए। जैसे मान लीजिए अभी मैं 40 साल का हो गया हूँ, तो मेरे कुछ बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बाल सर के भी, फिर कुछ दाढ़ी के भी, वैसे ही नी जॉइंट में भी डिजेनरेटिव चेंजेस आएगा ही, है ना? जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके नीज वायरस में रहते हैं, दोनों पैर अंदर की तरफ होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 9 से 12 साल तक वेल्गस डेवलप हो जाता है। करेक्ट। तो नॉर्मल एडल्ट मेल में या फीमेल में एक अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डिग्री का वेल्गस होता है, यानी पैर बाहर की तरफ होते हैं नी जॉइंट में। करेक्ट। वो जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, ये अलाइनमेंट वेल्गस से वायरस की तरफ शिफ्ट होता है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग। अच्छा। जो नी अपना वेल्गस जॉइंट में था वो धीरे धीरे वायरस में होता है, उसके कारण वेट बेरिंग एक्सिस चेंज होता है। अच्छा। उसके कारण एक साइड का कार्टिलेज घिसता है, यूजुअली अंदर की तरफ का घुटने का कार्टिलेज घिसता है। उसके कारण अपने को कार्टिलेज घिसने के कारण उसके नीचे जो बोन होती है, जिसको सबकॉन्ड्रल बोन बोलते हैं, वो बोन एक्सपोज होती है। अच्छा। उसमें फिर से नर्व एंडिंग्स रहती हैं, तो वो नर्व एंडिंग्स के कारण स्टिमुलेट होने के कारण पेन होता है। तो ये सारा ऐसा शुरू होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीबॉडी इज बाउंड टू गेट सम फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस और अदर। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आर्थराइटिस होगा। दिस इज नॉट अ डिसीज, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजिंग प्रोसेस। और सर जिनको अर्थराइटिस है वो फिर एक बार हो गई अर्थराइटिस
तो वो ठीक होती है या फिर मतलब ऐसे ही चलना पड़ता है उसी के साथ? नहीं, आर्थराइटिस के 4 स्टेजेस होते हैं जी। यानी मैं नी जॉइंट में आर्थराइटिस का जो क्लासिफिकेशन है उसके 4 स्टेजेस बता रहा हूँ। उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसा 4 लेवल रहते हैं जी। नॉर्मली जो बाहर के साइड के गैप होती है 2 बोन्स के बीच में एक्सरे पे, इन्हें सिंगल जॉइंट वेट बेयरिंग एक्सरे लेते हैं हम। उसमें अगर जो बाहर की साइड में जितना गैप है उतना ही नॉर्मली अंदर के साइड में भी होता है। अच्छा। ये गैप जैसे जैसे कम होता है 25%, 50%, 75% एंड ऑलमोस्ट बोन को बोन चिपक गया। अच्छा। इसके हिसाब से अपन 0 to 25%, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अच्छा। तो एज लॉन्ग एज यू आर इन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आपको दवा लेने से और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से काफ़ी आराम मिलता है। आपका घुटना दर्द हो रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि एवरीबडी विल रिक्वायर सर्जरी। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कैन बी मैनेज विद मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन। पर अगर आपको ग्रेड 4 या एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, एकदम हड्डी से हड्डी चिपक गई है या बोन लॉस है, मीडियल साइड में बोन लॉस है, तो आपको फिर सर्जिकली उसको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो सर एक और मेरे को ये पूछना है कि कुछ लोगों को जैसे पैर बहुत दुखते रहते हैं और वो मेडिसिन लेकर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर उनका पूरा चेकअप के बाद ही ऐसा बताते हैं कि भाई अभी तुम्हारा ये दर्द इससे नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो कोई इंजेक्शन का जैसे वो कोई नाम भी बताते हैं कि भाई कुछ मोनोविक, शायद मेरे ख्याल से कुछ नाम है ये ब्रांड नेम है सिनविस। जैसा हमारा साइनोवेल जॉइंट में साइनोवेल फ्लूइड रहता है जी, वैसे ये सिनविस नाम का आर्टिफिशियल फ्लूइड रहता है जी, विच एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट बिटवीन इन द जॉइंट। उसके कारण दोनों बोन्स के बीच में इनका घर्षण कुछ दिन के लिए कम होता है। अच्छा। पर दिस विल आल्सो हेल्प व्हेन इन अर्ली स्टेज ऑफ द डिसीज। अच्छा। जब अपना डिसीज बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है तब ये अच्छा हेल्प करेगा। अच्छा। इन वेरी हाईली एडवांस डिसीज ये उतना तो सर फिर ये जैसे इंजेक्शन एक बार ले लिया, कुछ समय आराम आ गया, तो शायद ऐसा बोला जाता है हर 3 महीने में लेना पड़ेगा, तो ऐसा लेते रहना पड़ेगा क्या? नहीं, 3 से 6 महीने जब तक आपको आराम में नहीं लेना है। साल में 2 इंजेक्शन एट द मैक्स लेने हैं तो आराम रहेगा। अच्छा। और कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहेंगे ऑब्वियसली। अच्छा। हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ प्रोसीजर, अगर हम साइनोवेल फ्लूइड एस्पिरेट कर रहे हैं, साइनोवेल फ्लूइड एस्पिरेट करके उसमें अगर स्टेरॉइड का या सिनविस का या कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो दिस इज अ प्रोसीजर। इसमें नीडल को स्किन को पियर्स करके आपके कैप्सूल को पियर्स करके जॉइंट के अंदर जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारी स्किन के ऊपर भी बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे स्किन के ऊपर कॉमन नॉर्मल नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर कंटेमिनेशन होता है तो पेशेंट को सेप्टिक आर्थराइटिस नाम का बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसमें सारा कार्टिलेज खराब हो सकता है। इसीलिए इसको लगाने का एक स्पेशल तरीका होता है। सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उसको बराबर लगाते हैं बिफोर अप्लाइंग, बिफोर नी एस्पिरेशन और बिफोर गिविंग दैट इंजेक्शन। हम लोग इसको घुटने को आराम से बहुत पूरा चारों तरफ से अच्छे से क्लीनिंग करते हैं विद स्क्रब, फिर उसके बाद बेटाडिन लगाते हैं, उसके बाद में 2-3 बार हम उसको क्यूटासेप लगा के उसके बाद में ही नी एस्पिरेट करते हैं। अच्छा। और नी एस्पिरेट करने के बाद में उसी नीडल में से उनको स्टेरॉइड का या सिनविस का इंजेक्शन देते हैं। अच्छा। तो दिस शुड बी डन अंडर स्टेराइल कंडीशन बाय प्रॉपरली एजुकेटेड पर्सन। ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपको कराना है जी जी, है ना। तो अच्छा। और एकदम फ्रीक्वेंटली हर 8 दिन में, हर 15 दिन में, हर 1 महीने में भी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। देयर हैज टू बी अ टाइम। 3 से 6 महीने के बीच में एक आधी बार कर सकते हैं जी। यदि कोई टीनेजर लड़का है, लड़की है और दौड़ते भागते ऐसे चलने के समय कभी कभी किसी का मैंने देखा है कि नी का जैसे डिसलोकेशन हो गया, ऐसा क्यों हो सकता है? यूजुअली टीनेजर लड़कों में नी डिसलोकेट नहीं होता है। पटेला जो अपनी नॉर्मली लोग जिसको ये बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं, है ना, नी की कटोरी जो होती है उसका डिसलोकेशन होने की संभावना होती है। अच्छा।
तो उसके लिए पटेला इंस्टेबिलिटी है कि नहीं है उसकी अलग जांच होती है। अच्छा। उसके लिए भी सेम आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आना पड़ेगा। हाँ हाँ। बहुत सारे लोगों को पुराना कुछ ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है। अच्छा। और जिसमें MPFL नाम का लिगामेंट होता है, अच्छा। मीडियल पटेलोफिमोरल लिगामेंट, हाँ। उसको अगर इंजुरी है हाँ। तो पटेला मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम लैटरल साइड में ही डिसलोकेट होता है। ओके ना। अच्छा। तो लैटरल साइड वाला टिश्यू उसको आप बाहर की तरफ खींचेगा तो डिसलोकेट हो जाता है। अच्छा अच्छा। है ना। कुछ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ जो है ना, जो लोग ओबीज होते हैं जी जी। उन लोगों का क्यू एंगल ज़्यादा होता है। अच्छा। तो क्वाड्रिसेप्स पुल ऑन पटेला इज मोर, तो वो अच्छा। डिसलोकेशन के लिए हाँ हाँ। और कभी कभी हाथ भी ऐसे नीचे, शोल्डर भी डिसलोकेट हो हाँ, जाता ये है। हो जाता है ना। हाँ, जी। खास करके जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो लोगों को पर पुरानी सर इंजरी कभी होती कभी मैंने है। 1-2 बार छोटे बच्चों को भी देखा कि एकदम हाथ ऐसे ये हो गया है, फिर वो जाके वो जिन लोगों को पुराना इंजरी होता है, हाँ। देयर हैज टू बी इंस्टेबिलिटी। अच्छा अच्छा। मैक्सिमम लोगों को एक बार शोल्डर डिसलोकेट होता है हाँ। तो आजू बाजू का कैप्सूल फाइब्रोसिस होकर डबल से डिसलोकेशन नहीं होता है। अच्छा पर अगर आपको बार बार डिसलोकेशन हो रहा है तो उसको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन बोलते अच्छा। हैं। और रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन अगर है तो आपको फिर से ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास दिखाना जाके है। करवाना। ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने से क्या होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने से वो आपको हाँ। इंस्टेबिलिटी का कारण ढूंढेंगे। अच्छा, कुछ अच्छा। लोगों के टिश्यूज लैक्स रहेंगे, हाँ, हाँ। कुछ लोगों को जो जॉइंट में लैब्रम नाम का ये रहता है, टिश्यू रहता है, वो लैब्रल इंजुरी रहने के कारण भी बार बार रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकते हैं। अच्छा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज कि उनको क्यों बार बार शोल्डर डिसलोकेशन हो रहा है, उस हिसाब से उनका अच्छा। सर्जरी लगता और सर जैसे फ्रोजन शोल्डर भी होते रहते हैं, तो वो यानी क्या कारण से होता है फ्रोजन शोल्डर? है। फ्रोजन शोल्डर यूजुअली एडेजिव, फ्रोजन शोल्डर को यूजुअली हम लोग एडेजिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। अच्छा। हर साइनोवियल जॉइंट में, जैसा शोल्डर इज साइनोवियल जॉइंट, उसमें भी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं और कैप्सूल होती है। तो जब कैप्सूल चारों तरफ से सिकुड़ती हैं, कैप्सूल का में एडिजन्स होते हैं, कैप्सूल में एडिजन होने के कारण सारे प्लेन में मूवमेंट, एंटीरियरली, लैटरली, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, सारे प्लेन्स में मूवमेंट कम होता है। उस कंडीशन को अपन एडेजिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। ये यूजुअली जिन लोगों को डायबिटीज होता है उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहे तो नहीं होगा ऐसा कुछ है? नहीं, अगर आपको डायबिटीज है और अगर आपको एडेजिव कैप्सुलाइटिस है और अगर आप आपका शुगर काफी नियंत्रण में लाते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी करते हैं, अच्छा, तो आपका ठीक हो जाएगा। शोल्डर ना, एवरीबॉडी विल नॉट रिक्वायर सर्जरी। अच्छा। सब हर किसी को ऑपरेशन नहीं लगेगा जी, पर देयर विल बी इंडिकेशंस, कुछ लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि ये सभी के लिए, मतलब हर एज ग्रुप के लिए है कि यानी खान पान पर हमने क्या ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइज पर क्या ध्यान देना चाहिए? नॉर्मल गुड बैलेंस डाइट, एवरीवन शुड हैव गुड प्रोटीन इंटेक, एवरीवन शुड हैव गुड कैल्शियम इंटेक, और आपको डेली 30 मिनट्स टू 50 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। ना, एक्सरसाइज करने से मैक्सिमम चीज़ें आपकी यानी बॉडी में नॉर्मल रहेगी, आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, आपकी बोन्स भी स्वस्थ रहेगी, आपकी मस्कुलर सिस्टम भी स्वस्थ रहेगी, है ना। तो आपको नॉर्मल डाइट खाना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है। जी जी। तो सर जो आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत चल रहा है, तो ये मतलब एक सर्टेन एज में तो ठीक है, पर यदि ज़्यादा एज किसी की हो गई है और उसको पैर दुखते ही रहते हैं, घुटने दुखता ही रहता है, तो उनको भी यदि कहा जाता है कि तुम करवा लो, तो ये एडवाइजेबल है क्या? एक मान लो कोई 84-85 एज की कोई महिला है और उसका पैर दुख ही रहा है और वो चाह रही है कि कुछ उसका दर्द थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये वो एज के साथ होता ही है और सबको एज के हिसाब से वो बढ़ेगा भी। जी जी। तो इट इज रिकमेंडेड ना, जो नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी है, जी जी, इट इज रिकमेंडेड फॉर एल्डरली पीपल ओनली। पर अगर मान लीजिए 80 साल का कोई स्वस्थ इंसान है जिसको कोई कॉमॉर्बिडिटीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है ना, हार्ट का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसको एडवाइस करेंगे। अच्छा। मान लीजिए किसी का 80-85 का एज है और उनको सीवियर कार्डियक
प्रॉब्लम है हाँ, या सीवियर क्रोनिक किडनी डिसीज हैं या उनको लिवर का डिसीज है जी और वो एंड स्टेज डिसीज है। हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का किडनी पूरा हाँ, क्रोनिक रेनल फेलियर है और काफी क्रिएटिनिन हाई रहता है हाँ, और उनको उनका तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस लग रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोग रिकमेंड नहीं नहीं, करें। लेकिन जो मतलब और जो स्वस्थ है उनको तो स्वस्थ है और एज ये हो है और वो काफ़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी सब कर रहे हैं, लेकिन पैर में थोड़ी तकलीफ है तो चलना थोड़ी फिरना- तकलीफ के लिए वैसा भी एडवाइस नहीं करते अपन। अच्छा। जिसको ज्यादा तकलीफ है उसी को हाँ करना है। हाँ, नहीं तो वो दवा लेती है तो थोड़ा ठीक लगता, पर फिर थोड़ी दवा थोड़े दिन बाद फिर से तकलीफ, तो वो ऐसे चलता रहता। पर 85 वगैरह के एज में ऐसे ही चलाते रहो, वो ठीक रहेगा या करा ले। पेशेंट अब डिसाइड करेगा ना मैडम। हाँ, अगर पेशेंट को लगता है जी, कि जी। दवा लेने से काफी आराम है हाँ, हाँ। तो पेशेंट ने नहीं कराना है। ठीक है, और नहीं, पेशेंट को लगता है कि बैठने पे भी दर्द है, उठने पे भी दर्द है, कुछ भी करो, रात को सोने पे दर्द होता है, रात को इतना दर्द होता है घुटने में कि उठ के बैठना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में करवा आपको लेना चाहिए, करवाना पड़ेगा। जी जी जी। तो यानी कितना परसेंटेज ये सक्सेसफुल रहता है नी ये रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट इज 100% सक्सेसफुल। ओके। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद में हर पेशेंट चलता है, हाँ हाँ हर पेशेंट चलता है। हर ऑपरेशन के कुछ हर ऑपरेशन के कुछ फायदे रहेंगे, हर ऑपरेशन के कुछ नुकसान रहेंगे, हाँ, हाँ। हर ऑपरेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशन जी, जी, रहेंगे। अगर नी रिप्लेसमेंट में मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन होता है जी तो नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फेक्शन। हाँ जो पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया वो बोलेगा कि नी रिप्लेसमेंट करके मेरी गलती हो गई। हाँ जो पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट नहीं इन्फेक्शन नहीं हुआ नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद में हाँ। ही विल बी वॉकिंग एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, वो तो एकदम आप लोगों का बोल ये है, normal चलता है। यानी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स सर्जन लोगों ने ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है लोगों की चलने की। यानी आजकल, पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, आजकल नी रिप्लेसमेंट के बहुत फायदे हो गए, लोग सब चलने लगे। वो मैंने देखा भी है, कई लोग एकदम नई जिंदगी हो मिल गई, ऐसा हो गया नी है। रिप्लेसमेंट कराने से जी, जी। आपको काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। जी आपका जो वेट बेरिंग एक्सिस था, जो वेट बेरिंग अलाइनमेंट था, हाँ। वो उसमें वो एक मिडियल साइड ऑफ नी जॉइंट में से जाता है ना, अंदर की साइड से जाता है। आपका नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद में फिर से वेट बेरिंग एक्सिस सेंटर ऑफ नी जॉइंट से सेंटर ऑफ एंकल जॉइंट से जाता है अच्छा और उसके कारण आपको पेन में काफ़ी राहत मिलती है। जी जी और वो राहत मिलने के कारण आप सारे काम जो पहले कर सकते थे, हाँ, हाँ, आपका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग से लेके, करेक्ट करेक्ट। है ना, आपका सोशल फंक्शन में जाने से लेके सारी चीज़ों में सहूलियत जी हो जी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं एक और पूछना ये चाह रही हूँ कि जैसे साइकिलिंग है, वॉकिंग है, तो ये जो साइकिलिंग वगैरह तो यंग लोग सब करके फिट रह सकते हैं, तो उसका ज़्यादा साइकिलिंग वगैरह का असर अपने पैरों पर ज़्यादा पड़ेगा नहीं? क्योंकि कई लोग साइकिलिंग बहुत कर रहे हैं। नहीं, साइकिलिंग इज अ बेटर। अगर आप नी जॉइंट का बात करेंगे तो अच्छा है। तो साइकिलिंग इज बेटर एक्सरसाइज देन रनिंग एंड जॉगिंग। ओके। तो उसका आंसर है वाई। ऑब्वियसली कोई ये भी समझ पूछेगा गई। वाई। जी जी देखिए, जब हम चलते हैं तो जी। हमारे शरीर का वजन सारा का सारा हिप जॉइंट में से, नी जॉइंट में से, एंकल जॉइंट में से जा रहा है। तो आप जब चल रहे हैं तो आपके शरीर का वजन आपके हिप जॉइंट में से, आपके नी जॉइंट में से, आपके एंकल जॉइंट में से जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। है ना। और आपकी ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण नी खराब है, हाँ तो वो जो वेट बेयरिंग है वो ऑलरेडी खराब पार्ट में से, जिधर का कार्टिलेज घिस गया है उधर में से वेट बेयर हो रहा है, तो आपका दर्द बढ़ेगा। जी 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 जब आप साइकिल करते हो तो आपके शरीर का वजन, आपकी अपर बॉडी का पूरा वजन, हाँ जो साइकिल की सीट है या अगर स्टैटिक साइकिल है तो आप सोफा पे बैठ के, जो घर के अंदर इंडोर साइकिल आती है, या आप चेयर पे बैठ के जो साइकिल चला रहे हैं स्टैटिक वाली, उसमें आपके शरीर का वजन सीट पे जाएगा। हाँ हाँ। सीट पे जाने से नाउ आपके शरीर का वजन आपके घुटनों में से नहीं जा रहा है, अच्छा। तो आपका एक्सरसाइज हो रहा है। हाँ, हाँ। और क्योंकि वजन घुटने में से नहीं जाएगा जी जी तो आपके घुटनों का दर्द बढ़ेगा नहीं। अच्छा। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आप चल रहे हैं हाँ। तो आपका दर्द बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो सर जो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आप साइकिल चला रहे हैं हाँ। तो इट इज साइकिलिंग एंड स्विमिंग इज बेटर एक्सरसाइज देन रनिंग, जी। वॉकिंग एंड जंपिंग। यानी सर जो ग्रीन जिम में जो रहती है साइकिलिंग, साइकिल, हाँ। तो वो करना अच्छा है। हाँ, कोई भी साइकिल। लेकिन कुछ अर्थराइटिस वालों को मना किया रहता है कि साइकिलिंग मत करो, तो नहीं, साइकिलिंग मना करने के लिए ऐसा कोई नहीं कारण नहीं है। बनता। अच्छा, दूसरा सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक सर्टन एज के बाद कितना वॉकिंग करना चाहिए? जैसे 60 के ऊपर के लोग कितना मिनट
नहीं, वॉकिंग ऐसा करें? जनरलाइज नहीं कर पाएंगे हम, जैसे हमारी 5 उंगलियां सेम नहीं है, जी, वैसे जी। हर कोई अलग अलग रहेगा। अच्छा। तो हर पेशेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मच इज He can walk. हाउ मच ही कैन वॉक, हाँ। कितना चलने पे उनको तकलीफ नहीं होती जी है। जी जी। कुछ लोग होते हैं जो रोज गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, 5 राउंड लेते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों को 10 राउंड लेते हैं तो तकलीफ नहीं होती है, कुछ लोगों को 2 राउंड लेने पे तकलीफ है। हाँ, नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का क्या बोलना रहता है, जैसे अपन ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, कह रहे ज़्यादा वॉक मत करो नहीं तो तुमको बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। तो सर आपने बहुत अच्छी सब बातें बताई है। एक ऑस्टियोपोरोसिस भी कईयों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें भी यानी कैल्शियम वगैरह ये सब लेकर ठीक। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली एल्डरली फीमेल में, खास करके जिन फीमेल्स को मेनोपॉज हो गए हैं, उन फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने की ज़्यादा संभावना होती है। अच्छा। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आफ्टर मेनोपॉज हर 2-3 साल में या हर 5 साल में एक बार तो भी बोन मिनरल डेंसिटी करानी है। अच्छा। सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट इन फीमेल्स को लेना ज़रूरी है। कैल्शियम एंड विटामिन D3 सप्लीमेंट्स लेने हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, एक्सरसाइज करनी है ना। और सर जो रूमेटाइड अलग से ऑस्टियोपोरोसिस का दवा भी आता है। जी जी। जैसे पहले लोग बायोफॉस्फोनेट्स यूज़ करते थे, है ना। अभी इंजेक्शंस भी हमें भी अवेलेबल है। टेरिपेराटाइड का इंजेक्शन आता है जो रोज लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ओलीमैप करके एक इंजेक्शन आता है, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, और 6 महीने में एक बार लेना होता है। अच्छा। उससे भी बोन डेंसिटी काफ़ी अच्छी बढ़ती है। पर सिर्फ इंजेक्शन लेने से नहीं जमेगा। इंजेक्शन के साथ में आपको कैल्शियम का इंटेक रहना चाहिए। अच्छा। कैल्शियम विटामिन D3 शुड बी सप्लीमेंटेड विद इंजेक्शन। ओके। और सर जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो सब के लिए क्या मतलब? नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ नी जॉइंट ही नहीं, बाकी के जॉइंट्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। तो अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें भी आपका जब डायग्नोसिस हुआ है, आप कितने अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज DMARDs, ओके, है ना, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। अच्छा। तो वो जितने जल्दी शुरू करते हैं उतना स्लो प्रोग्रेस ऑफ डिसीज होता है। ओके। जितना धीरे धीरे डैमेज होगा उतने ज़्यादा दिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। अच्छा। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोसिस होता है तो आपको जितने जल्दी डायग्नोज हुआ उतने जल्दी आपको ट्रीटमेंट लेना है, उतने जल्दी आपको DMARDs लेने हैं। मैक्सिमम लोगों को 1 या 2 DMARD की दवा लेने से काफ़ी दिन तक कंट्रोल में रहता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे सिवियरिटी ऑफ डिसीज बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग टाइप के डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स आते हैं, वो लेते हैं। अच्छा। और उसमें भी अभी बायोलॉजिकल्स भी आते हैं जो सेम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नाम के, वो उसका इलाज थोड़ा महंगा पड़ता है। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको दवा गोली से ठीक हो जाता है। जब आपको प्रॉपर डिफॉर्मिटी आती है, जैसे मान लीजिए नी जॉइंट में डिफॉर्मिटी है तो आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट थोड़ा रूमेटॉइड के पेशेंट को यंग एज में करना पड़ता है, नॉर्मल पेशेंट से कम एज में। रूमेटॉइड यूजुअली हैंड में भी होता है, तो रूमेटॉइड हैंड्स होते हैं, मल्टीपल टेंडन सबलक्स होते हैं, तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी भी होती है रूमेटॉइड की, जैसे हैंड के लिए, फुट के लिए, है ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है तो आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सर बहुत अच्छा आपने डॉक्टर बहुत बढ़िया बातें बताई है। अब आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कोई टिप्स देना चाहें एक आखिरी संदेश के रूप में तो बताइए। हर किसी ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हुई हैं जी। हर किसी ने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ समय आदमी ने खुद के लिए निकालना है। रोज डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है ना, और बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग को अवॉइड करना है। यूजुअली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स को फ्रैक्चर हीलिंग से लेके सारी चीज़ों में तकलीफ आती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या जो लोग स्मोकर्स हैं, उन लोगों के फ्रैक्चर हीलिंग को नॉर्मल आदमी के फ्रैक्चर हीलिंग से ज़्यादा टाइम लगता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइट रहनी चाहिए। एवरीबडी डज नॉट रिक्वायर कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स। जिन लोगों को जो स्पेशल ग्रुप या जो स्पेशल सबसेट है ग्रुप में, उन लोगों को कैल्शियम और विटामिन D के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बाकी सबको ज़रूरत नहीं है।
बहुत अच्छा आपने बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you थैंक very यू वेरी मच डॉक्टर। और सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने अपना समय दिया और डॉक्टर की बहुत उपयोगी बातें सुनी। सबको धन्यवाद।